हेलो दोस्तों, मैं प्रेमा स्मृति एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल इंग्लिश विंग्लिश पर। और आज का हमारा टॉपिक है केस अर्थात कारक। आइए जानते हैं केस के बारे में। पहला है नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस के रूप में भी जानते हैं और हिंदी में इसे हम कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम एक्यूसेटिव केस के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसे हम कर्म कारक के नाम से जानते हैं। तीसरा है पोसेसिव केस, जिसे हम जेनिटिव केस के नाम से भी जानते हैं अर्थात संबंध कारक। दो कारक और भी हैं, डेटिव केस संप्रदान कारक और वोकेटिव केस संबोधन कारक। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में ये तीन ही तरह के केस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। डेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस को नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत रखा गया है। केस के बारे में कुछ और जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह के होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम देखते हैं। आइए समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, राम गेव हिम अ पेन। राम ने उसे एक कलम दी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम गेव अ पेन टू हिम। इसका भी वही अर्थ है, राम ने उसे एक कलम दी। अब यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले देखेंगे हु, कौन या किसने ये काम किया है, तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर कौन दे रहा है, राम, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया राम। अब हुम, किसे या किसको, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट निकल आएगा, किसे, हिम को, तो हिम जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। और जब हम सवाल करते हैं क्या, तो जवाब मिलता है पेन, उसने पेन दिया। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास में एक सब्जेक्ट है राम और दो ऑब्जेक्ट हैं हिम और पेन। अब यदि हम इसको ऐसे लिख दें, राम गेव अ पेन, राम ने एक पेन दिया, तो ये जो वाक्य है वो अपने आप में एक कंप्लीट अर्थ लिए हुए है। राम गिव अ पेन में हमें बात पूरी की पूरी समझ में आ जा रही है कि राम ने एक पेन दिया है। तो यहाँ पर जो पेन है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसे हम मेन ऑब्जेक्ट या ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, मेन ऑब्जेक्ट या ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पेन जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरी तरह से देखते हैं, यदि मैं इस वाक्य को ऐसा लिखूं, राम गेव हिम, इस पूरे वाक्य से हमने दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वाक्य बनाए हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं तो हमने दो वाक्य बनाए हैं दोनों को लेकर के। तो एक तो हो गया राम गेव अ पेन और ये दूसरा है राम गेव हिम। तो राम गेव हिम, राम ने उसे दिया, ये कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है। राम ने उसे क्या दिया ये नहीं मालूम, बस राम ने दिया। तो यहाँ पर हिम जो है, चूंकि यह पूरा का पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस कंप्लीट सेंटेंस राम गेव हिम अ पेन में पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और एक ट्रिक है, यदि हम सवाल करें हुम का, किसे या किसको का, तो उसका जो भी जवाब आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और यदि हम सवाल करें व्हाट का, क्या का, तो उसका जो जवाब आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। हमेशा ये ट्रिक आप इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं कि आपके जो दिए गए वाक्य है उसमें कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गेव राम अ पेन, उसने राम को कलम दी, या इसे ही गेव अ पेन टू राम ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, ही। कौन दे रहा है, ही, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो पहला ऑब्जेक्ट देखते हैं किसको दे रहा है, तो वो राम को दे रहा है। और दूसरा ऑब्जेक्ट देख लेते हैं किसे दे रहा है, सॉरी क्या दे रहा है, तो पेन दे रहा है। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट है। तो यदि मैं लिखूं ही गेव राम, तो ये जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा और राम जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जिसमें आ रहा है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। दूसरा हम देख लेते हैं, यदि मैं लिखूं ही गेव अ पेन, तो वो क्या दे रहा है, पेन दे रहा है। तो पेन जो है यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ही गेव अ पेन के बाद यदि इसे ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। इतना वाक्य जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट अर्थ देता है। तो यहाँ पर राम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं केस के बारे में। देखते हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस अर्थात कर्ता कारक के बारे में। When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative or subjective case. किसी भी नाउन या प्रोनाउन को किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जब इस्तेमाल किया जाता है तो उस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में होना समझते हैं। जैसे राम गेव हिम अ पेन, यहाँ पर राम जो है वो नाउन है और यह इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे हमारा वर्ब है गेव, तो ये गेव के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है राम यहाँ पर। इसलिए इस वाक्य में राम जो है वो हमारा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होगा। यहाँ पर राम। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही गेव राम अ पेन, उसने राम को कलम दी। यहाँ पर देखिएगा राम बीच में आया है लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो ही है। ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक को देख लेते हैं। When a noun or pronoun is used as the object of a verb or preposition, it is said to be in objective case. अर्थात जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी वर्ब या
प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तब उस नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में होना समझते हैं। मतलब जब आप किसी वाक्य में देखते हैं कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो है वो किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तब वो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है। जैसे राम गेव हिम अ पेन, यहाँ पर हिम और पेन दोनों ही ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, तो हिम और पेन दोनों का ही हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। वैसे ही गेव राम अ पेन, दूसरे वाक्य में ही जो है सब्जेक्टिव केस हो जाता है, और यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, राम और पेन, तो इसमें राम और पेन को हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं या मानते हैं। अब इसी में हम आगे देख लेते हैं डेटिव केस को भी। डेटिव केस को समझिए, जो कि ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत ही आता है। When a noun or pronoun is used as the indirect object of a verb or preposition, it is said to be in dative case। अर्थात जब कोई नाउन या प्रोनाउन को किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तब उसे हम डेटिव केस में होना समझते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे राम गेव हिम अ पेन और ही गेव राम अ पेन, इन दोनों में यहाँ पे देखिए पहले वाक्य में राम गेव हिम अ पेन में हिम और पेन ये दोनों ऑब्जेक्ट के रूप में है। ही गेव राम अ पेन, यहाँ पर राम और पेन ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है। दो ऑब्जेक्ट होने के कारण चूंकि ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, लेकिन इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डेटिव केस के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें हिम ये होगा डेटिव केस, और यहाँ पर राम यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये डेटिव केस में आएगा। और हिम और पेन दोनों ही या राम और पेन दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं केवल उन्हें हम डेटिव केस में रखते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। बातें करेंगे पजेसिव केस या जेनिटिव केस के बारे में, जिसे हम संबंध कारक के नाम से हिंदी में जानते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। When the form of a noun or pronoun is used to show possession or relation, it is said to be in the possessive case। अर्थात जब किसी नाउन या प्रोनाउन को हम लोग अधिकार दिखाने के लिए या संबंध दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसे पजेसिव केस में होना समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इट इज़ राम्स पेन, यह राम की कलम है। अब यहाँ पर इस पेन पर राम का अधिकार होना दिखलाई पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो राम्स वर्ड है वो पजेसिव केस के अंतर्गत आएगा। वैसे ही शी इज़ माई मदर, वह मेरी माँ है, इसमें माई शब्द जो है वो पजेसिव केस के रूप में है, क्योंकि यह जता रहा है कि माँ मेरी है, तो ये शब्द यहाँ पर पजेसिव केस के अंतर्गत आएगा। और उसी तरह दिस पेन इज़ माइन, यहाँ पर माइन शब्द जो है वो अधिकार को दिखा रहा है, संबंध को दिखा रहा है, इसलिए माइन शब्द जो है वो पजेसिव केस के अंतर्गत आएगा। इसमें
एक दो ध्यान देने वाली बातें और हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ बातें जो बहुत ध्यान रखने वाली हैं वो ये है कि नाउन चाहे नॉमिनेटिव केस में रहे या ऑब्जेक्टिव केस में रहे, उसका रूप नहीं बदलता, लेकिन पजेसिव केस में इसका रूप बदल जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। राम गेव हिम अ पेन। यहाँ पर राम जो है नाउन है और सब्जेक्टिव अर्थात नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आ रहा है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर राम का रूप बिल्कुल भी नहीं बदला है। दूसरे वाक्य में देखते हैं ही गेव राम अ पेन। यहाँ पर राम इस वाक्य में ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आता है और यहाँ पर भी राम का रूप बिल्कुल भी नहीं बदला है। तीसरे वाक्य में देखेंगे इट इज़ राम्स पेन। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो नाउन है राम, वह पजेसिव केस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अधिकार दिखा रहा है कि राम का अधिकार है पेन पर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि राम जो है उसका रूप बदल गया है और वो राम्स हो गया है। तो नाउन जो है वो यदि पजेसिव केस के अंतर्गत आता है तो वो अपना रूप बदल लेता है। प्रोनाउन के रूप तीनों केसेस में बदल जाते हैं और इसको हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए, ये नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव और ये पजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस में आई जो है प्रोनाउन के रूप इसमें बदल जाते हैं। तो आई प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्टिव में वो हो जाता है मी, और पजेसिव केस में वो माई या माइन हो जाता है। वैसे ही प्रोनाउन वी को देखेंगे, नॉमिनेटिव में ये वी रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये अस हो जाता है, और पजेसिव में ये आवर या आवर्स। वैसे ही यू, नॉमिनेटिव में यू है, ऑब्जेक्टिव में भी यू, लेकिन पजेसिव में ये योर या योर्स हो जाता है। नॉमिनेटिव में ही, ऑब्जेक्टिव में हिम हो जाता है, और पजेसिव में हीज हो जाता है। नॉमिनेटिव में शी, ऑब्जेक्टिव में हर होता है, और पजेसिव में हर या हर्स हो जाता है। नॉमिनेटिव में इट, ऑब्जेक्टिव में भी इट रहता है, पजेसिव में इट्स हो जाता है। दे, नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में जाकर ये देम हो जाता है, और पजेसिव केस में देयर या देयर्स के रूप में सामने आता है। नॉमिनेटिव केस में हु, ऑब्जेक्टिव केस में हुम हो जाता है, और पजेसिव केस में हुज हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि प्रोनाउन जो है तीनों केसेस में किस तरह अपना रूप बदलता है। अब आगे चलते हैं, वोकेटिव केस को देख लेते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है संबंध कारक। When a noun or pronoun is used to address a person directly, it is said to be in the vocative case. जब एक नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए करते हैं, तो उस नाउन या प्रोनाउन को वोकेटिव केस में होना समझा जाता है। जैसे रमेश कम हियर। यहाँ पर रमेश जो है वो नाउन है, और यही नाउन जो है वो वोकेटिव केस में होगा, क्योंकि यहाँ पर हम रमेश को संबोधित कर रहे हैं। रमेश यहाँ आओ ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रमेश वोकेटिव केस में होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। रवि, आर यू प्लेइंग क्रिकेट दिस इवनिंग? रवि, क्या तुम इस शाम क्रिकेट खेल रहे हो? यहाँ पर रवि जो है वो वोकेटिव केस में होगा, क्योंकि यहाँ पर हम रवि को संबोधित करके बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गए आपके केस सभी प्रकार के। अब थोड़ा सा पजेसिव केस का फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस।
किसी भी नाउन को पजेसिव केस में बदलने के पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो पॉइंट्स है इससे आप बहुत ही आसानी से कभी भी किसी भी नाउन को पजेसिव केस में बदल सकते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस टू द सिंगुलर नाउन ऑफ अ लिविंग थिंग। किसी प्राणी के सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर होना चाहिए, प्राणी होना चाहिए, तो किसी प्राणी के सिंगुलर नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके हम उसे पजेसिव केस में बदलते हैं। जैसे राम की कलम, राम्स पेन, यहाँ पर आप देखेंगे एपोस्ट्रोफी एस जुड़ा हुआ है। और वैसे ही गाय का दूध, काउज मिल्क। तो इस तरह यदि सिंगुलर नाउन है और लिविंग है वो, और उसे आपको पजेसिव केस में बदलना है, तो आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके उसे पजेसिव केस में बदल सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, बाय एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रोफी टू द प्लूरल थिंग एंडिंग इन एस। प्लूरल नाउन जिसका अंत जो है वो एस से होता है, उसमें आप केवल एक एपोस्ट्रोफी लगा करके पजेसिव केस में बदल सकते हैं। जैसे लड़कों का स्कूल, लड़कों मतलब एक से अधिक लड़के की बात हो रही है, लड़कों का स्कूल के लिए हम प्रयोग करते हैं बॉयज़ और उसके बाद एपोस्ट्रोफी देन स्कूल, बॉयज़ स्कूल। अगर हम उसको ऐसे लिखें बॉयज़ देन एपोस्ट्रोफी एस स्कूल, बॉयज़ स्कूल, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। इसका सही प्रयोग है बॉयज़ स्कूल, बॉयज़ के बाद आप एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक इसी तरह गर्ल्स स्कूल को भी लिखेंगे गर्ल्स एपोस्ट्रोफी स्कूल। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। बेटा अगला पॉइंट देख लेते हैं, बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस टू द प्लूरल नाउन ऑफ अ लिविंग थिंग नॉट एंडिंग इन एस। मतलब ऐसे प्राणी बोधक, ऐसे लिविंग थिंग, प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस नहीं होता है, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। जैसे पुरुषों का ड्रेस, मेंस ड्रेस, हमको मालूम है कि मैन का प्लूरल मैन होता है और इसमें एस नहीं लगा होता है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर जिसका अंत एस से नहीं हो रहा है, वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस लगा करके इसको पजेसिव केस में बदलते हैं। मेंस ड्रेस, पुरुषों का ड्रेस, महिलाओं का महाविद्यालय, वुमेन्स कॉलेज, यहाँ पर भी हमने विमेन के आगे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है और इसे हमने पजेसिव केस में बदल दिया है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, पजेसिव केस इज नॉट यूज्ड विद द नॉन लिविंग थिंग्स। अर्थात जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, उनके साथ पजेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कुएं का पानी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं द वेल्स वाटर, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि कुआं जो है वो निर्जीव है और इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए सही होगा द वाटर ऑफ द वेल, कुएं का पानी। ठीक इसी तरह स्कूल का नाम, द स्कूल्स नेम यदि हम लिखते हैं तो ये सही नहीं है। द नेम ऑफ द स्कूल, ये राइट कंस्ट्रक्शन है। अगला पॉइंट भी देख लेते हैं, बोथ कंस्ट्रक्शंस आर पॉसिबल विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। प्राणी बोधक संज्ञाओं के साथ ये दोनों कंस्ट्रक्शंस या ये दोनों तरीके
सही होते हैं। जैसे गाय का दूध, इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं क्योंकि गाय जो है वो लिविंग थिंग है, प्राणी बोधक है। तो द काउज मिल्क भी सही होगा और द मिल्क ऑफ द काउ भी सही होगा। इसी तरह राम्स पेन, राम की कलम, राम्स पेन भी सही होगा और द पेन ऑफ राम, यह भी सही होगा। तो लिविंग थिंग्स के साथ में दोनों कंस्ट्रक्शंस पॉसिबल हैं, दोनों तरीके सही हैं। यहाँ हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा कर भी बना सकते हैं और ऑफ लिख करके भी हम पॉसेसिव केस में बदल सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग में हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें केवल ऑफ लिख करके हम इसको पॉसेसिव केस में कन्वर्ट करते हैं। अंतिम पॉइंट वो भी देख लेते हैं। अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। पॉसेसिव केस इज ऑल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट, अर्थात समय, दूरी या वजन का बोध कराने वाले नाउन्स के साथ भी पॉसेसिव केस का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक हफ्ते की छुट्टी को हम अ वीक्स हॉलीडे ऐसा लिखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है। वैसे ही 5 दिनों की छुट्टी के लिए हम 5 days लीव, ये दोनों ही वाक्य में समय के बारे में बोला जा रहा है कि एक हफ्ते की छुट्टी या 5 दिनों की छुट्टी, तो इनके साथ भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। अ माइल्स लेंथ, 1 मील की दूरी, यहाँ पर हम दूरी बता रहे हैं तो यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग है। अ पॉन्ड्स वेट, 1 पौंड का वजन, यहाँ पर हम वजन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम एस एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके इसको पॉसेसिव केस में बदल सकते हैं। तो ये तो था केस जो आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ये तो रही केस की बात। उम्मीद है कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंग्लिश विंग्लिश। जल्दी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।